एक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग फिटर थ्योरी की जो हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका जो है पार्ट 23 सॉल्व करेंगे। जो आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इनके पीडीएफ जो है आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पे जा करके आप आज के पीडीएफ प्लस इसके पहले के जो भी पीडीएफ है बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप आज के वीडियोज़ के अलावा इसके पहले के पार्ट की वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। मैं वहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा और इन वीडियोज़ का भी लिंक दे दूंगा जिससे कि आपको सारी वीडियोज इकट्ठी मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, अपने यूट्यूब में सर्च कीजिए ग्लोबल ITI। आप ग्लोबल ITI को ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको चैनल में 3 ऊपर ऑप्शन दिखाई देता है। होम का ऑप्शन होता है, साइड में वीडियोज का ऑप्शन होता है, उसके जस्ट बगल में प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट वाइज जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से, वर्कशॉप कैलकुलेशन के नाम से, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट बनी होगी। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी वीडियोज इकट्ठा मिल जाए करेंगे जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चैप्टर वाइज सभी वीडियोज़ को पढ़ना चाह रहे हैं, जितने भी आप मतलब ये चैप्टर हैं, ठीक है, फिटर थ्योरी का, अगर आप चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे से तो उसके लिए आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए ग्लोबल ITI ऐप। प्ले स्टोर से आप ग्लोबल ITI का ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उसमें आप ज्वाइन करेंगे, आपको फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का पूरा कंप्लीट पढ़ाया गया है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। तो अगर एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। यह जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो बहुत नरम भी होती है और भारी भी होती है। दोनों चीजें हैं, नरम भी हो और भारी भी हो। जैसे एल्युमिनियम आप ले लो, एल्युमिनियम बहुत नरम होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन भारी नहीं होता है। एल्युमिनियम हल्की धातु है, इसका घनत्व तो बहुत कम होता है। ठीक है, तो फिर जब क्वेश्चन में पूछा है कि नरम भी हो और भारी भी हो तो ऐसी कौन सी धातु है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा होगा, लेड। लीड लिखा हुआ है, ठीक है, लेड जो है क्या कहते हैं, लेड कहते हैं। लेड का मतलब होता है शीशा। मतलब शीशा ऐसी धातु है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है और भारी भी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है। कौन सी धातु की शीट, सॉरी, ठीक है, तो कौन सी धातु की शीट है, कौन सी धातु की हमारी शीट है जो पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है, जिससे कि उस पर बरसात के पानी हो या कोई भी पानी हो और मौसम का जो प्रभाव है उसका फर्क ना पड़े। तो इसमें से कौन सी शीट है, ब्लैक आयरन। ब्लैक आयरन का मतलब है नॉर्मल हमारी लोहे की चादर की सीट होती है जिसमें कोई पेंटिंग वगैरह नहीं है, तो भाई वो तो मौसम को नहीं झेल पाएगी। थोड़ी भी पानी या बारिश होगा तो उस पर क्या कोरोजन लग जाएगा, जंग लग जाएगा और वो सीट झड़ने लगेगी, खराब हो जाएगी। कॉपर सीट, स्टेनलेस सीट, जस्ता लोहा। जस्ता लोहा किसको बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन। किसको बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन इसको बोलते हैं जस्ता लोहा। मतलब जब हम यही नॉर्मली ब्लैक आयरन की सीट पर, ब्लैक आयरन की सीट पर कोई पेंटिंग वगैरह नहीं थी, अगर ब्लैक आयरन की सीट पर जिंक की परत चढ़ा दी जाए या जस्ते की परत चढ़ा दी जाए, जिंक मतलब जस्ता है, जब ब्लैक आयरन की सीट पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो उसे गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं। और फिर इस पर पानी का या मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर हम उसमें अपने जो अनाज वगैरह होते हैं, कंटेनर वगैरह उसी के बने होते हैं ना, गैल्वेनाइज्ड आयरन के बने होते हैं। जो बक्से वगैरह बनाए जाते हैं वो गैल्वेनाइज्ड आयरन के बने होते हैं, उस पर जिंक की परत चढ़ी होती है जिससे कि उन पर मौसम का कोई प्रभाव, पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें अनाज वगैरह रखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, जस्ता लोहा या गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या। देखिए क्वेश्चन आई गया, जब मैंने पीछे जितने भी शीट मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए कई बार ड्रिफ्ट का नाम आया हुआ था और मैंने आपको बार बार बताया था कि जो ड्रिफ्ट होता है हमारा वह दो प्लेटों के बीच में, दो प्लेटों के
होल को एक सीध में लाने के लिए, होल की अलाइनिंग के लिए, मतलब दोनों होल एक सीध में आ जाएं, उसके लिए हम ड्रिफ्ट का उद्देश्य करते हैं, ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दिया है, रिवीट को पोजीशन में रखना, धातु से धातु का जोड़ बनाना, रिवीट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना। यही बात होगी ना, रिवीट करने वाले मतलब जिस छेद में हमें रिवीट करना है उन होल को एक सीध में रखना। प्लेट में छेद होगा तो उन होल को एक सीध में रखने के लिए तो हम ड्रिफ्ट का यूज करते हैं, मैं बार बार आपको ये चीज बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि रिवीट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना। नेक्स्ट कह रहा है रिवीटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम बताएं। यह रिवीटिंग की गई है प्लेटों में और यह टूल का नाम पूछ रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने पीछे के वीडियोज में पढ़ा था, किसका, कॉकिंग टूल का उसमें दिया हुआ। तो उसमें क्या था, उसकी आगे की एज कम थी, पतली थी, एक यहाँ भी था हमारी टूल और एक टूल यहाँ भी दिखाया गया था। तो मैंने आपसे बताया था कि जब टूल हेड से प्लेट के किनारे को, मतलब रिवीट की हेड को प्लेट के किनारे से मिलाया जा रहा है और प्लेट के किनारे को भी किनारे से मिलाया जा रहा है, जो दोनों जगह दिया होगा और आगे की एज इनकी कम होती है, तब वो होता है कॉकिंग टूल। लेकिन जब आगे की एज, यही कॉकिंग टूल की एज अगर बढ़ा करके प्लेट की लंबाई के बराबर कर दी जाए तो उसको बोला जाता है फुलरिंग टूल। और यह सिर्फ और सिर्फ दो प्लेटों पे ही यूज की जाती है, हेड के पास नहीं यूज किया जाता। इन प्लेटों को आपस में मिलाने के लिए यूज करते हैं जिससे कि लीक प्रूफ ज्वाइंट या फिर फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बन सके, ठीक है। तो यह कौन सा टूल है हमारा, फुलरिंग टूल है। बाकी ड्रिफ्ट के बारे में, रिवेट स्नैप के बारे में, कॉकिंग टूल के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, तो अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है, ऊपर ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सा हैमर है जो रिवेटिंग के लिए उपयुक्त होता है, रिवेट के हेड वगैरह बनाने के लिए जब हम रिवेटिंग करते हैं तो कौन सा हैमर यूज करते हैं। मैं बताऊंगा आपको आसान तरीका, याद रहेगा, भूलेगा नहीं। प्लास्टिक का हथौड़ा, प्लास्टिक हैमर जो होता है हमारा, या सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आता है। इन हैमर का हम यूज तब करते हैं जब हम ऐसे जॉब पे काम कर रहे हो जिस पर हम चाहते हैं कि हैमर के चोट का निशान ना आए, हैमर के चोट का निशान ना आए, तो हम सॉफ्ट हैमर यूज करते हैं। सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत कॉपर का हैमर, प्लास्टिक का हैमर, ठीक है, मैलेट, ये सब सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आते हैं। तो प्लास्टिक के हैमर तब हम यूज करते हैं जब हमें निशान ना आना चाहते हो, किसी फिनिशिंग वाले जॉब पे वर्क कर रहे हो। बॉल पिन हैमर बॉल पिन हैमर मतलब कैसे होगा, नीचे वाला हिस्सा तो नॉर्मल होता है, ऊपर वाला हिस्सा बॉल जैसा बना होता है। ऊपर वाला हिस्सा कैसा बना होता है, बॉल जैसा बना होता है, तो उसको बॉल पिन हैमर बोलते हैं। और जो रिवीट होती है, रिवीट का भी ऊपर वाला हिस्सा बॉल जैसा होता है, आसानी से याद रहेगा। रिवीट का भी ऊपर वाला हिस्सा बॉल जैसा होता है और बॉल पिन हैमर का भी हिस्सा ऊपर वाला बॉल जैसा होता है। तो इसीलिए रिवीटिंग के लिए कौन सा हैमर यूज करते हैं, बॉल पिन हैमर यूज करते हैं, याद रहेगा। बाकी क्रॉस पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर इसकी पिन क्रॉस में होती है, हैंडल के क्रॉस में उसकी पिन होती है ऐसे नुकीली सी, लेकिन हैंडल के क्रॉस में रहेगी। जब क्रॉस में रहेगी उसकी पिन तो उसको बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर। और इसका यूज किया जाता है चादर को कहीं से मोड़ने के लिए, या मेटल को कहीं एक जगह से मोड़ना हो तब इसका यूज किया जाता है क्रॉस पिन हैमर का। स्ट्रेट पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर में भी ऊपर की पिन सेम ऐसी होती है, बस वो जैसे क्रॉस पिन हैमर है ना, तो पिन ऐसे होगी हैंडल के क्रॉस में। स्ट्रेट पिन होगा तो वह पिन घूम करके हैंडल के सीध में हो जाएगी, जस्ट हैंडल के सीध में ही जब पिन भी हो जाए तो उसे स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं। और इसका यूज करते हैं कहीं कॉर्नर में चोट करना हो, कहीं अगर इस कॉर्नर में चोट करना है, अगर क्रॉस पिन हैमर ऐसे होता तो जब चोट करने जाते तो पिन इसमें टकरा जाती, कोने में आप चोट नहीं कर पाते। स्ट्रेट पिन में क्या होगा, हैंडल के सीध में होगा, तो आप बिल्कुल कॉर्नर में भी चोट कर सकते हैं। तो स्ट्रेट पिन हैमर की मदद से कॉर्नर में चोट किया जा सकता है या एक दिशा में धातु को फैलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। नॉच मैंने बताया था अलग अलग टाइप के थे। नॉच मतलब शीट के धातु से थोड़ा सा टुकड़ा काट करके जो बाहर निकाल दिया जाता है या नोच लिया जाता है, नॉच होता है, ठीक है। अलग अलग है, वायर नॉच, स्लैंट नॉच, स्क्वायर नॉच और स्ट्रेट। वायर नॉच क्या होता है, जब हम कोई शीट को ना गोलाई में मोड़ते हैं, शीट को कैसे मोड़ते हैं, जब शीट को गोलाई में मोड़ा जाता है तो ऊपर वायर डाल दिया जाता है, क्यों, जिससे कि उसकी एज मजबूत रहे। जैसे आपने बाल्टी देखा होगा, बाल्टी के ऊपर की एज थोड़ी सी मुड़ी हुई रहती है,
जिससे कि क्या हो, एज उसकी मजबूत बनी रहे और वो मुड़ेगी नहीं। जब ऊपर का हिस्सा मजबूत रहेगा तो बाल्टी दबेगी नहीं, मुड़ेगी नहीं। तो ऊपर उसके क्या करते हैं, एज पर एक वायर डाल देते हैं और उसी के सहारे उसको मोड़ देते हैं। तो वायर नाच में जो कट लगाया जाता है ना, वो 30 डिग्री पर लगाया जाता है। वायर नाच में कट कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। कहाँ होता है, तो जो हम वायर इसमें यूज करने वाले हैं, जब हम किसी सीट में वायर यूज करेंगे तो जो वायर का डायामीटर होता है, जो वायर हम यूज करेंगे तो उसका जो डायामीटर होता है, व्यास होता है, उस व्यास का 3.5 गुना दूरी छोड़ करके नीचे हम 30 डिग्री का कट लगाते हैं वायर नाच में। ठीक है। स्लैंट नाच क्या होता है, स्लैंट मतलब तिरछी। मैंने बताया था कि अगर कोई चादर है और इसको हम तिरछा काट दे कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। तिरछा जब 45 डिग्री पर काट देते हैं तो स्लैंट नाच होता है। तिरछी नाच या स्लैंट नाच, इसको तिरछी भी बोलते हैं, तिरछा काट दिया जाता है कितने पर, 45 डिग्री पर, तिरछा नाच। ठीक है। स्क्वायर नाच कब बोलते हैं, जब हम सीट में ट्रे स्क्वायर आकृति जैसे ऐसे काट दें, कॉर्नर पे से ऐसे ऐसे काट के जब हम निकालेंगे तो स्क्वायर में कटेगा भाई, जो टुकड़ा कट के निकलेगा कैसा निकलेगा, स्क्वायर जैसा निकलेगा, तो वह स्क्वायर नाच होता है। स्ट्रेट नाच, जब हमें सीट को कहीं से मोड़ना हो, मान लीजिए यहाँ बीच से मोड़ना है तो एक सीधा कट लगाते हैं, थोड़ा सा जो सीधा कट लगाया जाता है तो वह स्ट्रेट नाच होता है। और यहाँ किसका पूछा था कि सीट मेटल के कौन सा 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। देखिए मैंने बताया था कि तिरछा काटते हैं और 45 डिग्री पे काटते हैं, कौन सा, स्लैंट नाच। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। स्लैंट नाच जो होता है वह 45 डिग्री पे काटा जाता है और तिरछा काटते हैं। ठीक है। आगे पूछ रहा है, सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम बताइए। ठीक है। क्या कह रहा है, सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा। कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि अगर सीट मेटल की धातु है, सीट धातु मतलब क्या, चादर है, वही सीट मेटल की हमारी चादर है और उनको क्या किया गया, एक साथ जोड़ा गया है, तो वह जो ज्वाइंट बनाया गया उसको क्या कहते हैं। सीट मेटल के दो सीट मेटल को आपस में जो जोड़ा जाता है तो उस ज्वाइंट को क्या बोला जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक बार सीट मेटल के किनारों की मजबूती के लिए, सीट मेटल के किनारे की मजबूती के लिए अगर उस किनारे को एक बार थोड़ा सा मोड़ दिया जाए जिससे कि किनारे मजबूत हो जाएं, उसको हेम बोलते हैं। और अगर दो सीट मेटल को आपस में जोड़ दिया जाए किसी प्रकार से मोड़ करके तो उस ज्वाइंट को सिम बोलते हैं। यही चीज पूछा था, अगर जोड़ बनाया तो ज्वाइंट को क्या बोलेंगे, सिम बोलते हैं। नाच हमने दिखाया था, जब भी कहीं से हमें सीट मेटल को मोड़ना होता तो वहां पे जो कट लगाते हैं उसको नाच बोलते हैं। ठीक है। ग्रूव हमारा ज्वाइंट होता है, ये भी एक प्रकार का ज्वाइंट ही है, जो हमने पीछे क्वेश्चन में फिगर में देखा था, डबल ग्रूव ज्वाइंट या फिर लैब ज्वाइंट वगैरह होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। कह रहा है इसमें से जो फ्लक्स दिए गए हैं वह ऐसा कौन सा फ्लक्स है जो पाउडर के रूप में होता है और गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। ठीक है। रेजिन, पहला जो ऑप्शन है रेजिन, रेसिन लिखा हुआ है, इसके बारे में मैंने बताया। यह कहाँ यूज होता है, बिजली के कामों में यूज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक रेडियो के लिए पेस्ट वाला यूज होता है। बिजली के कामों में हम यूज करते हैं या पीतल और तांबा के लिए भी यूज करते हैं। तो ये जो रेजिन होता है हमारा नॉन कोरोजिव फ्लक्स होता है। बाकी यह जो तीनों दिए हुए ऑप्शन में बी सी डी, यह तीनों कोरोजिव फ्लक्स हैं। कौन से फ्लक्स है, कोरोजिव फ्लक्स है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया। जो जिंक क्लोराइड है ना, इसको एक और नाम से जानते हैं, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, किल्ड स्प्रेड। इस चीज को भी आप लोग आज नोट कीजिएगा, जिंक क्लोराइड को किल्ड स्प्रिट नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, तो हमने बताया था आप लोगों को कि जो जिंक क्लोराइड है यह टीन की चादर के लिए यूज करते हैं, टीन की चादर के लिए और पीतल की सीट के लिए या चादर के लिए। ठीक है। पीतल के लिए, टीन की चादर के लिए जिंक क्लोराइड यूज किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे यूज किया जाता है, पहले तो इसका मैं नाम बता दूं जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। मैं इसलिए दोनों नाम बता रहा हूँ, दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था। जिंक क्लोराइड की जगह किल्ड स्प्रिट दे दिया था। ठीक है। वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह इसी म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से, म्यूरिएटिक
सेम टू सेम ऐसे ही लिखा हुआ था एग्जाम में, म्यूरिएटिक एसिड। इसको म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका यूज किसके लिए होता है, तो इसका यूज होता है जीआई शीट के लिए। जब जीआई शीट की सोल्डरिंग करनी हो, जीआई का मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट, जिसपे जिंक की परत चढ़ी होती है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला फ्लक्स। लास्ट है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसका यूज मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टील के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्टील के लिए, और आयरन की शीट के लिए, आयरन की शीट के लिए। और अमोनियम क्लोराइड ही है जो हमारा किसके रूप में होता है, पाउडर के रूप में। तो यहाँ ऑप्शन में पूछा था पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए कौन सा फ्लक्स यूज किया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। सारी चीजें नोट कर लीजिएगा, आपके काम की है। नेक्स्ट है इस सीम के प्रकार का नाम दे। सीम का मतलब मैंने बताया, जब दो चादरों को आपस में जोड़ा जाता है तो उस ज्वाइंट को सीम कहते हैं या सीम ज्वाइंट कहते हैं। इसीलिए कह रहा है कि इस सीम का नाम बताइए, क्योंकि दो चादरों को आपस में जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो नीचे चादर है, एक ऊपर चादर है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके जोड़ा गया। एक चादर को दूसरे चादर के ऊपर चढ़ा करके जोड़ा गया है। जब हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं लैप ज्वाइंट। क्या बोला जाता है, लैप ज्वाइंट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, लैप सीम, बिल्कुल आसान है। कौन सा सीम है, लैप सीम है, क्योंकि दोनों चादरें, दोनों सीटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके जोड़ी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रिविट सिर के मतलब रिविट हेड के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिविट का उपयोग किया जाता है, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। रिविट सिर मतलब रिविट के हेड के प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्शन से बचने के लिए किस रिविट का उपयोग किया जाता है। प्रक्षेपण से बचने का मतलब हो गया, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, इसने क्वेश्चन में थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज किया है। कहने का मतलब है कि रिविट के हेड को छिपाने के लिए, रिविट का हेड सीट से बाहर ना निकले रहे, रिविट के हेड को छिपाने के लिए, प्रक्षेपण से बचने का मतलब है रिविट के हेड को छिपाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मैंने बताया था पैन हेड रिवेट भारी संरचनात्मक कार्यों में, हैवी कंस्ट्रक्शनल वर्क में, हैवी कंस्ट्रक्शन भारी संरचनात्मक कार्यों में पैन हेड रिवेट। स्नैप हेड रिवेट यह सबसे अधिक यूज होने वाली रिवेट है, यह भी मजबूत जोड़ बनाती है, सबसे अधिक यूज होने वाली स्नैप हेड रिवेट। कोनिकल हेड मैंने बताया था हल्के कार्यों के लिए। काउंटर संक हेड रिवेट होती है जो कि प्रोजेक्शन से बचाने के लिए या हेड को छुपाने के लिए, प्रोजेक्शन से बचाने या हेड से छुपाने के लिए काउंटर संक हेड रिवेट यूज की जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी के साथ अगर वीडियोज अच्छी लगी हो तो मैं हर रोज़ की तरह वही चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोग मन करे तो लाइक भी कर सकते हैं, लाइक करने से उसे वीडियोज़ को देख के मोटिवेशन बढ़ता है कि चलिए सबको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है लोगों को वीडियो। बाकी आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ऐसे ही जैसे अभी कर रहे हैं। थैंक यू।